हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका केयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये सेशन जो रहने वाला है ये रिवीजन सेशन है। तो इसमें जितने भी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा और इसको बहुत ही गौर से आप इसको देखिए और समझिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है ये आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा। तो एनाटॉमी का मतलब होगा एक ऐसी विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम शरीर की इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर व ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आगे है फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके कार्य को समझते हैं और उनमें होने वाली भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कौन ऑर्गन कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का डिफिनेशन हो जाएगा कि शरीर के अंगों को समझने वाले विशेष शब्द को एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं जिसको आप लोग इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों यानी बोन्स का अध्ययन करते हैं जिसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं हम लोग उसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आता है न्यूरोलॉजी। इसके अंतर्गत हम जो नर्व्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शरीर के जितने भी नर्व्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम जो किडनी होता है वो उसके स्ट्रक्चर और वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। फिर आता है गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम पाचन संबंधित अंग यानी जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके कार्य को और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। फिर आता है लास्ट हमारा है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। देखिए इसके अंतर्गत हम जो हार्ट होता है वो कैसे काम करता है, उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। तो ये जो भी आपके 10 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 9 पॉइंट्स, ये आपको याद करके रखने हैं और इसमें से ज़रूर कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में पूछ ही देता है। अब आता है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो देखिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि मानव शरीर की वह सामान्य स्थिति जिसका उपयोग शरीर के अंगों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है उसे एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है। इस स्थिति में व्यक्ति सीधा होता है, चेहरा जो कि सामने की ओर होता है। देखिए आपको दिखाते हैं। इस स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो सीधा खड़ा होता है, उसका चेहरा जो होता है वो सामने की ओर होता है, दोनों हाथ जो होता है वो शरीर के बगल में रहता है और जो हाथ होता है वो आगे की तरफ खुला रहता है। मतलब हाथ जो रहेगा वो आपका ऐसा सीधा हाथ खुला रहेगा और जो पैर रहता है वो पैर सीधा आगे की तरफ ऐसे खुला रहेगा। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो देखिए पहला है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक यानी शरीर के वे अंग जो समांतर रूप से दाईं और बाईं ओर होते हैं वे सिमेट्रिक ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये जो कॉपी है ये आपका बॉडी है और यहाँ से आप बीच से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो ये एक अलग हो गया पार्ट, ये एक अलग पार्ट हो गया। ऐसा ही मतलब जो ऑर्गन जो शरीर के दोनों तरफ पाए जाते हैं उसे ही सिमेट्रिक ऑर्गन कहते हैं। समझ गए यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका आँख हो गया, कान हो गया, आर्म्स हो गया, हाथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फिर आता है एसिमेट्रिक। ठीक इसका उल्टा है, सिमेट्रिक का उल्टा एसिमेट्रिक यानी शरीर के वे अंग जो शरीर की एक साइड में ही पाए जाते हैं एसिमेट्रिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लीवर हो गया, लीवर आपके राइट साइड में है, एक तरफ ही है। फिर स्प्लीन आपका लेफ़्ट साइड में है, एक तरफ में है। फिर आगे बढ़ते हैं मिड लाइन। मिड लाइन वह काल्पनिक रेखा है जो मानव शरीर को दाएं व बाएं ओर दो समान भागों में विभाजित करती है।
यानी ऐसे एक बीच रेखा खींच दीजिएगा तो दाएं और बाएं हो गया ना, इसी को हम मिड लाइन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग मिड सगिटल प्लेन भी कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर आते हैं लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी मिड लाइन से दूर वाले हिस्सा जो है उसको लेटरल कहते हैं, और मिड लाइन से जो दूर वाले ऑर्गन होंगे उसको हम लोग लेटरल ऑर्गन कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं एंटेरियर। एंटेरियर का हो जाएगा एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के सामने वाले हिस्से को एंटेरियर कहते हैं। और फिर पोस्टेरियर, पोस्टेरियर का हो जाएगा एट द बैक ऑफ द बॉडी, यानी पीछे के हिस्से को हम लोग पोस्टेरियर कहते हैं। आगे वाले हिस्से को एंटेरियर, पीछे वाले हिस्से को पोस्टेरियर। ठीक है। अब सुपेरियर, सुपेरियर में हो जाएगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो फेस होता है वहाँ के हिस्से को अगर दर्शाना हो, बताना हो, तो वहाँ पे आप लोग सुपेरियर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, शरीर के ऊपरी भाग को प्रदर्शित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है इन्फेरियर, ठीक इसका उल्टा है इन्फेरियर, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी शरीर के नीचे वाले भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। फिर अब आता है इंटरनल, इंटरनल से ही समझ में आ जाता है कि ये अंदर समझ में आ जाता है। तो देखिए, शरीर की खोखली रचनाओं जैसे गुहाओं यानी कैविटीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी आपको कैविटीज़ को दर्शाना हो, बताना हो या समझाना हो, तो वहाँ पे आप इसका इंटरनल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं ठीक इंटरनल का उल्टा एक्सटर्नल होता है। यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग जो कैविटीज़ होता है उसके बाहर वाले ऑर्गन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो वहाँ इंटरनल में कैविटीज़ को प्रदर्शित करने के लिए इंटरनल शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पे एक्सटर्नल जो है वो कैविटीज़ के बाहर वाले जो ऑर्गन होंगे उनको दर्शाने के लिए, समझाने के लिए हम लोग एक्सटर्नल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है होम्योस्टेसिस, यानी समस्थिति। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, होम्योस्टेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपने अंदर के वातावरण को संतुलित व स्थिर बनाए रखता है, जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर खुद को अपने वातावरण को खुद से ही संतुलित व स्थिर बनाए रखता है, वैसे स्थिति को हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, शरीर का तापमान को नियंत्रित करना, पानी की मात्रा को नियंत्रित करना और शुगर लेवल आदि जैसे सामान्य रखना और उसको नियंत्रित करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। ये आप लोग इसको याद कीजिएगा, ये एक एग्ज़ाम में इसको पूछ देता है। फिर आगे बढ़ते हैं, होम्योस्टेसिस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिए कि होम्योस्टेसिस के मेन 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा। पहला है डिटेक्टर, फिर है कंट्रोल सेंटर और फिर है इफेक्टर। अब ये कैसे काम करता है देखिए, हम आपको समझाते हैं। हाँ, तो देखिए, डिटेक्टर जो है वो शरीर में कोई भी बदलाव होगा, कोई भी चेंजेज होगा तो उसको वो डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए इसका नाम है डिटेक्टर। फिर आगे बढ़ते हैं कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जो है वो डिटेक्टर से सूचना प्राप्त कर लेता है। जैसे बॉडी में कोई भी बदलाव हुआ तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भेजेगा कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेगा डिटेक्टर से, और फिर वो तय करता है कि बॉडी में क्या सुधार करना है। और फिर आगे बढ़िए, देखिए इफेक्टर। इफेक्टर जो है वो कंट्रोल सेंटर के आदेश पर काम करता है, कंट्रोल सेंटर के आदेश पर काम करता है और जो शरीर को सामान्य स्थिति में लाता है। तो पहले डिटेक्टर पता करेगा कि शरीर में क्या बदलाव हुआ है, फिर वो कंट्रोल सेंटर के भेजेगा, फिर कंट्रोल सेंटर निर्णय करेगा कि क्या सुधार करना है, और वो फिर भेज देगा इफेक्टर को कि तुम ये काम करो, ये सुधार करो, जो भी सुधार करना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना। इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिसमें पता चलता है कि पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या न्यूट्रल बेस पे है, उदासीन है। तो यहाँ पे देखिए, जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 से 14 होता है। यहाँ पे समझाने के लिए छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। 0 से 7 तक हुआ तो वो अम्लीयता यानी एसिडिक वो होगा पदार्थ, और 8 से होगा 14 तक
तो वो पदार्थ हो जाएगा क्षारीय, यानी बेसिक हो जाएगा या अल्कालीन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो नॉर्मल 7 हुआ तो वो उदासीन बिंदु हो जाएगा, यानी न्यूट्रल होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे pH 7 जो होगा वो उदासीन होगा, जैसे अभी आपको हमने बताया। तो इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यह कैसे पता चलता है, तो यह हाइड्रोजन आयन यानी H+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH- की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो तो पदार्थ यहाँ पे अम्लीय हो जाएगा, यानी खट्टा हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे पदार्थ क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे पानी जो होता है, पानी का pH 7 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों यहाँ पे बराबर होते हैं, इसलिए पानी उदासीन होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग pH वैल्यू को देखने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पानी का यहाँ पे pH 7 है, फिर यूरिन का यहाँ पे 4.5 से 8 है, फिर पिताशय यानी बाइल जो होता है बाइल डक्ट उसका 6 से 8.5 है। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे आपको pH वैल्यू दिए गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। हालांकि मैं इसका PPT बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से ऐड हो जाइए और वहाँ से आप लोग को PPT मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है सेल, कोशिका। तो यहाँ पे बीच में एक और चैप्टर आता है, तो उसका खास ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट सेल चैप्टर पे चलेंगे। और हम लोग इसी तरह सेल में भी समझने वाले हैं एकदम आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।